हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट बिजनेस स्टडीज़ का। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 to 6 जो जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस किए थे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और ये वीडियो आपके CUET एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन करने के लिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 7, दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो अगर हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग की अगर हम बात करते हैं, इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तो देखिए फीचर या हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो एक तो ये एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को यूनाइट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इट इनिशिएट्स एक्शन, मतलब ये काम को स्टार्ट कराता है। आपने कहा सर काम को कैसे स्टार्ट कराएगा? देखिए अगर मान लीजिए बीइंग द एम्प्लॉय आपको डायरेक्शंस ही नहीं मिलेंगी तो व्हाट यू विल डू? तो डायरेक्शंस कई टाइप की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ऑफिस के अंदर, तो आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई नया कोई रूल चेंज हो रहा है तो आपको डायरेक्ट आपको वो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, सर्कुलर एंड नोटिस विल कम। तो इसके 4 एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग में माना जाता है। इसके एलिमेंट्स 4 एलिमेंट हैं और डिफरेंट टॉपिक्स चैप्टर्स हैं। लाइक व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन इज बेसिकली मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क। और जो सुपरवाइजर होता है वो वर्कर्स से काम कराता है, उनसे सजेशंस को इनवाइट करता है, उनके जो ग्रीवेंसेस होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो टॉप लेवल को सबमिट करता है। तो उसका जो मेन काम है वो ही इज ए मीडिएटर एक्चुअली। तो ही इज तो जो मीडिएटर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो एंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट ने जो काम दिया है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको एंश्योर करता है। तो सुपरविजन इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अगला आता है मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। आपको मालूम होगा जो मोटिवेशन है वो 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप प्रमोट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को या आप उनका सैलरी बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप उनको स्कोल्ड करते हैं, आप उनका सैलरी कट करते हैं तो दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करने के लिए। अगर आप इस मोटिवेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो मतलब मोटिवेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है अनसेटिस्फाइड नीड, फिर टेंशन हो जाता है, फिर सर्च बिहेवियर डिराइव होगा, सर्च बिहेवियर होगा, फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड रिलीज ऑफ टेंशन। ये प्रोसेस होता है इसका, किसका? मोटिवेशन का। फिर हम बात करते हैं मोटिवेशन की। एक थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय मैस्लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। और सबसे बेसिक नीड वो मैस्लो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। मतलब अगर सबसे पहली नीड क्या सेटिस्फाई करना चाहता है पर्सन? दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। उसके बाद क्या आ जाती है आपकी? उसके बाद है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद कौन सी है आपकी? सोशल नीड। और सोशल नीड के ऊपर क्या आ जाएगा आपका? ईगो नीड। और ईगो नीड के सेल्फ एस्टीम नीड कह सकते हैं। और उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड टॉप लेवल पे रहती है। इसके अलावा मोटिवेशन में आपने देखा होगा कि इसमें 2 टाइप के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो आपने कहा सर मॉनेटरी इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी में क्या डिफरेंस है? देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है। मान लीजिए हमने कहा सर लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको क्या इंसेंटिव देंगे? मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे। अगर आप मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे, सैलरी पक्स देंगे, तो वो ही विल फील हिमसेल्फ मोटिवेटेड। और अगर मान लीजिए हायर लेवल नीड्स जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या मान लीजिए ईगो नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो फिर आप उसको रिकॉग्निशन दीजिए। आप उसको मान लीजिए उसकी पोस्ट को लाइक उसको प्रमोट कर दीजिए विदाउट इंक्रीज इन द सैलरी, तो स्टिल ही विल फील हिमसेल्फ मोटिवेटेड। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन सच ए मैनर सो दैट दे विल डू whatever leader want them to do। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडरशिप में 3 स्टाइल मानी जाती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़े फेयर। तो अगर हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात करते हैं तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहाँ अप्लाई होती है? अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है जहां पर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो एजुकेटेड ज्यादा नहीं है, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल अप्लाई होती है। और ये वन वे होती है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, पूरी तरह से कैसा कम्युनिकेशन होता है? डाउनवर्ड। तो इसमें वो सजेशन से इन्वाइट नहीं करता है और उसका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, वो होगा डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होगा? जो लीडर है वो वर्कर्स के साथ मिलकर काम करेगा और
टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। वो कहेगा कि किसी को सजेशन देना है दे सकता है, किसी को प्रॉब्लम है बता सकता है, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, मिलकर काम करेगा। और यहाँ पर जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो लिटरेट होते हैं। बट जो अगला जो इसका स्टाइल होता है किसका, लीडरशिप का, वो है लेजे फेयर और फ्री रेन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो लीडर होता है उसका सबॉर्डिनेट्स में फुल कॉन्फिडेंस होता है, फुल कॉन्फिडेंस, और वो उनको वर्क दे देता है और बिल्कुल अलग हट जाता है। अब बिल्कुल अलग हट जाता है इसका मतलब वो ये कहता है कि मेरा काम होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि भी आप टाइम से आए नहीं आए, आपने काम करके देना है, कैसे करके देना है वी डोंट नो। तो उसको एक फ्री छोड़ देते हैं, किसको, सबॉर्डिनेट को। बस जो पर्टिकुलर डेट, जो डेट दिया है कि भी इस डेट को काम होना चाहिए, उस दिन वो पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ही इज हाईली लिटरेट एंड ही नो हिज ड्यूटी एंड ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो दैट इज लेजे फेयर टेक्निक इन द लीडरशिप। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है डायरेक्टिंग का। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इज बेसिकली पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर इसका अगर हम बात करते हैं कि भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, सेंडर है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, सेंडर है, सेंडर द पर्सन हु सेंड द मैसेज। फिर आपका सेंडर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भी मैसेज होगा, मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर जो कि हमें ट्रांसमिट करता है। एनकोडिंग मतलब ड्राफ्टिंग द मैसेज, ठीक है। फिर आपका डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब जो रिसीवर द पर्सन वो रिसीव द मैसेज, डिकोडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, एंड फीडबैक वो उसको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिशियल। कौन सा होता है, ऑफिशियल, आपको मालूम होगा, जिसके अंदर जो भी आपको कमांड दी जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो मैक्सिमम केसेस में रिटर्न फॉर्म में होती है। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको मालूम होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूजुअली र्यूमर्स होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूजुअली रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता, ओरल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन भी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन में होता है इसके बैरियर्स, जैसे सेमेंटिक बैरियर है। सेमेंटिक बैरियर आपको मालूम होगा, दे आर लैंग्वेज बैरियर्स। जैसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करना, जार्गन बोलते हैं उनको, टेक्निकल वर्ड्स यूज करना, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करना जिसके डबल मीनिंग आ रहे हैं, मतलब दो दो उसके मीनिंग है। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कार, वैल्यू मतलब इंपोर्टेंस है, या फिर उसका प्राइस आप पूछ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे डिस्ट्रस्ट है या इनअटेंशन है। क्लास में जैसे आप बैठे हैं, दिखा तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप मान लीजिए कि भी आप बिल्कुल सुन रहे हैं, बट एक्चुअली आप कहीं और सोच रहे हैं, केवल आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, तो उसका इनअटेंशन बोलेंगे। तो साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो मैंने आपको बोला कौन कौन सा, एक पहला मैंने आपको बैरियर बोला जो सेमेंटिक बैरियर, देन साइकोलॉजिकल बैरियर, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में होता है कि भाई जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है या जो लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो जिससे कि जो कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाता है तो बहुत टाइम लेता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। या फिर जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है या वाईफाई नहीं है, जो आज की डेट में बहुत दैट इज मच रिक्वायर्ड इन वन बिग ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपके मैंने आपको बोला सेमेंटिक बैरियर, देन आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एंड वन इज एक और बैरियर इसमें रहता है। तो कुल मिला के बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड जो कंट्रोलिंग है वो कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो इसमें एक तो रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग लुकिंग अहेड है, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। तो ये इनके कुछ रिलेशनशिप है, पर कहते हैं प्लानिंग इज यूजलेस एंड फ्रूटलेस विदाउट कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। और इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा कंट्रोलिंग में। तो पहला क्या है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। पहला क्या मैंने बोला हुआ आपको, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। दूसरा मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, टेकिंग डेविएशंस, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये इसका प्रोसेस है, किसका, कंट्रोलिंग का। और इसमें दो वर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि की रिजल्ट एरियाज पर मैनेजर को फोकस करना है,
और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है एक्सेप्शनल डिफरेंसेस को देखना चाहिए, छोटे मोटे डिफरेंसेस पे मैनेजर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है मैनेजिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए कंपनी, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा उसको एस्टिमेट करना, फिर ये देखना वो फंड्स कहाँ से अरेंज होंगे, फिर ये देखना कि हम उन फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका रोल है। देखिए अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें कितनी फिक्स एसेट्स चाहिए, कितनी करंट एसेट्स चाहिए, हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे किस किस हेड में होंगे। ऑब्जेक्टिव, आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपने कहा सर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी के शेयर प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं। आपने कहा सर नो डाउट जो कोई पर्सन शेयर खरीदता है वो चाहता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ें, तो पर हर कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ते नहीं है ओवर टाइम। तो जो गुड क्वालिटी कंपनीज है उनके शेयर्स बढ़ते हैं। तो अब पॉइंट आता है सर ऐसा क्यों होता है कि किसी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं और किसी के नहीं बढ़ रहे हैं? तो 3 डिसीजंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो 3 मेन डिसीजंस हैं। तो जो कंपनी इन 3 डिसीजंस को ऑप्टिमम तरीके से लेते हैं, बेस्ट तरीके से लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजंस होते हैं जिनके थ्रू कंपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई जो आपके पास जो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म के अंदर उसमें से डेट कंपोनेंट कितना है और इक्विटी कंपोनेंट कितना, मतलब ऑनर मनी कितना है और आउटसाइडर मनी कितना, उसका जो रेशियो है दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि बोरोड फंड्स का यूज करना टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटीज। आपने कहा सर इसका मतलब जरा बताइए। देखिए मैं अगर आपसे पूछता हूं कि हमें लोन कब लेना चाहिए, जब हमारी स्ट्रेस वाली पोजीशन है, जब हमारी अर्निंग रेगुलर नहीं है, या हमारी जब अर्निंग रेगुलर है पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो तब हमें लोन लेना चाहिए। तो हमें लोन लेना चाहिए जब हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि जब हमारी पोजीशन स्ट्रेस में है, जब हमारे पास अर्निंग रेगुलर नहीं है, हमें लोन लेना चाहिए। आई थिंक वो टाइम लोन लेने के लिए सुटेबल नहीं है, और अगर आप लोन लेना भी चाहेंगे तो लोन देगा कौन? तो पॉइंट आता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम का बेनिफिट हमें कब मिलेगा? हर बार बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं जो भी लोन लेंगी उनको फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल उन्हीं कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा जो कंपनी कुछ इसके रूल्स फॉलो करेंगी। रूल है कि अगर कंपनी की अर्निंग रेगुलर है, कंपनी की अर्निंग स्टेबल है और कंपनी की अर्निंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। मैंने क्या बताया? अर्निंग रेगुलर है, अर्निंग स्टेबल है और अर्निंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है, तभी लोन कंपोनेंट का फायदा होगा और इक्विटीज को फायदा होगा। और मोर ओवर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इसमें आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। आपने कहा सर ये टैक्स एडवांटेज क्या है? देखिए अगर 2 कंपनीज की अर्निंग इक्वल है, सेम है, और टैक्स रेट मान लीजिए 30% है, तो पहली कंपनी ए जिसने लोन बिल्कुल नहीं लिया है तो उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको जो अर्निंग है उस पूरी अर्निंग पे ही टैक्स देना पड़ेगा। बट टॉक अबाउट आपका जो डेट कंपोनेंट वाली कंपनी है जिसके पास इक्विटी तो है पर डेट कंपोनेंट भी है, तो उसमें जो डेट पे वो इंटरेस्ट देगा, पहले वो अर्निंग में से वो इंटरेस्ट लेस होगा, उसके बाद टैक्स लगेगा, तो इनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा जबकि अर्निंग सेम थी। तो टैक्स एडवांटेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मिलता है। डन। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब करना चाहिए? जब अर्निंग रेगुलर स्टेबल हो और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो। और फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इसमें 2 या 3 मैं फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करते हैं कि हमें डेट कंपोनेंट पे जाना चाहिए या इक्विटी कंपोनेंट पे जाना चाहिए। मान लीजिए आप कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें डेट कंपोनेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, तो आपका जो कंट्रोल है वो लूज नहीं होगा। अगर आप अपना फुल कंट्रोल चाहते हैं तो आपको किधर जाना चाहिए? डेट की तरफ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें माना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब पैसा चाहिए तो ले लो, जब नहीं चाहिए रिटर्न कर दो। तो डेट कंपोनेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इक्विटीज पे नहीं मिलती है। इक्विटीज में कंपनी पैसा ले तो सकती है, रिटर्न नहीं करती है, कंपनी उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो कहां जाएंगे आप? डेट की तरफ। कंट्रोल कंसिडरेशन कंट्रोल चाहिए तो आप कहां जाएंगे? डेट कंपोनेंट की तरफ, क्योंकि कंट्रोल लूज नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश फ्लोज। अगर आपके पास कैश फ्लोज अच्छे हैं तो डेट कंपोनेंट की तरफ जा सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट कवरेज, अगर आप आपके प्रॉफिट्स इंटरेस्ट को इजीली कवर कर पा रहे हैं तो डेट कंपोनेंट की तरफ जाइए, नहीं तो आप इक्विटीज की तरफ ही रहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल।
ये इजी टॉपिक है। फिक्स कैपिटल क्या होता है? लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, फर्नीचर में, फिक्चर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, मान लीजिए आपका आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्मॉल स्केल पे आपकी रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप मान लीजिए अगर आपको क्रेडिट मिल जाता है, उधार मिल जाता है, तो उधार मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, मान लीजिए आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो मशीन्स हैं वो आपको रेंट पे मिल गई या लीज पे मिल गई तो रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर नहीं मिली हैं खरीदनी पड़ेंगी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कोलैबोरेशंस कर लेते हैं, अगर आप कोलैबोरेट कर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की कम होगी क्योंकि कोलैबोरेशन हो गया है, और नहीं हुआ है तो ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो जिसके बेस पे आपका फिक्स कैपिटल। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट इज बेसिकली द मार्केट विच डील्स इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपने कहा सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? वो आपका मनी मार्केट के भी हो सकते हैं, कैपिटल मार्केट के भी हो सकते हैं, वो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो आपका कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कमर्शियल बिल भी हो सकता है। बात करते हैं ट्रेजरी बिल, जिनको दिस इज मनी मार्केट, दिस इज कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होती है। मनी मार्केट 1 ईयर तक के लिए होती है, अप टू 1 ईयर, एंड ये 1 ईयर से आगे के लिए होती है। तो मनी मार्केट की हम बात करते हैं तो इसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल जो होता है जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है वो बॉन्ड्स को इश्यू करता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं इनको, जिसके अंदर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये इशू किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर काफी हद तक यही चीज है, बट इनको जो इशू करता है वो आपकी एक वेल रेप्यूटेड पब्लिक कंपनी इशू करती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉमर्शियल पेपर। कॉल मनी जो होता है वो एक बैंक दूसरे बैंक को 1 डे से लेके 15 डेज तक की अपनी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करने के लिए वो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। और ये जो होता है वो टेलीफोनिकली होता है, मीडिएटर जो होता है आरबीआई होता है, ठीक है। जो मिनिमम ट्रांजेक्शन्स होती है वो करोड्स में होती है। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको इशू करते हैं। और जो कॉमर्शियल बिल है, आपको याद होगा कॉमर्शियल बिल जो होता है वो जब एक फर्म दूसरी फर्म को उधार देती है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉमर्शियल बिल। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में एक सुना होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, वो लॉन्ग टर्म होती है पहली बात, और इसमें दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके ये कि जब आप प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करती है, मतलब जब डीलिंग पब्लिक में और कंपनी के बीच में होती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, इसमें कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक से कहती है कि आप हमारे शेयर्स को बाय कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक किसका है? कंपनी का पब्लिक के साथ। पर ऑफर फॉर सेल में पहले कंपनी कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर्स को अपने शेयर्स को सेल कर देती है और फिर सिलेक्टेड ब्रोकर्स थोड़े महंगे रेट पर जनरल पब्लिक को सेल करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जो है कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को और कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, कुछ नियर एंड डियर को ही अपने शेयर्स इशू कर देती है, बट वो फर्दर आगे पब्लिक को नहीं जाएंगे, केवल वहीं पर रह जाएंगे जो कि सिलेक्टेड लोगों को दिए गए हैं। और राइट इशू एक्चुअली क्या होता है, जब कंपनी अपने फर्दर इश्यूज लाती है और शेयर इशू करती है तो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछती है, कहती है कि अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो पहले आपका राइट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट of the existing shareholders that if they want to buy the shares they can buy, and if they will deny, अगर वो कहेंगे कि भी हम बाय नहीं करना चाहते, then company after waiting for a certain time period company can allot these shares in the name of some other people. नेक्स्ट इज EIPO, जब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, जब इंटरनेट के मीडियम से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सेल करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, दैट इज व्हाट कॉल्ड EIPO। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपके CUET में पूछे जा सकते हैं। देन सेकेंडरी मार्केट जो होती है दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड। तो अब बात आती है कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आपने कंपनी से शेयर खरीदे तो वो प्राइमरी मार्केट है। अब आप निकलना चाहते हैं, अब आप कहते हैं कि भी मैंने अपना पैसा 1 ईयर या 2 ईयर्स हो गए हैं मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब मैं निकलना चाहता हूं, मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो कंपनी का शेयर, अगर वो पब्लिक कंपनी है और उसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज इज एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट। तो वहां पर आप अपने शेयर्स को किसी और पर्सन को जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उसको सेल कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। इसमें दो जो टर्म्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, CDSL एंड NSDL।
सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिपॉजिटरी। हमारे पूरे कंट्री में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं जहां पर आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। आपने कहा सर ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट जो होता है आज की डेट में पेपर वर्क को हटाने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है जहां पर आप अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को रख सकते हैं। तो आपने कहा सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि पहले जो शेयर्स इश्यू किए जाते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, और जब फिजिकल फॉर्म में होते थे तो उनके कटने का, फटने का, या मान लीजिए किसी भी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को, और फिर पेपर, बहुत सारा पेपर रिक्वायर्ड होता था, तो उस सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए डीमैट अकाउंट खोला गया। तो डीमैट अकाउंट जब खोला जाता है तो उसमें एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो आपका ब्रोकर होता है। जो ब्रोकर होता है उसके थ्रू वो आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा। तो 2 अकाउंट आपके ओपन किए जाते हैं, एक तो डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट जहां जब आप शेयर बाय कर लेंगे तो वो डीमैट अकाउंट के अंदर रख दिए जाएंगे, और जब आप सेल करेंगे तो डीमैट अकाउंट से चले जाएंगे। जब आएंगे वो आपके डीमैट में तो क्रेडिट, और जब जाएंगे तो डेबिट। तो 2 ही डिपॉजिटरी हमारे कंट्री में होते हैं, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी या नेशनल डिपॉजिटरी, जहां पर आपके शेयर्स को रखा जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। और इसके अलावा सेबी है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के इसके जो फंक्शंस हैं वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। रेगुलेटरी, जहां वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है। डेवलपमेंटल फंक्शंस, जहां पर वो आपका जैसे डेवलपमेंट में वो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, और वो उनको जो आपके ब्रोकर्स वगैरह हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करेगी, डेवलपमेंटल फंक्शन है। और प्रोटेक्टिव, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। इसमें एक वर्ड आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसका बेनिफिट उठाना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सेबी उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सेबी। तो ये मैंने डिस्कस किया फाइनेंशियल मार्केट। टॉक अबाउट मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग बहुत इजी आपका चैप्टर है, यूनिट में बोलूंगा, तो जिसके अंदर पहली बात हम बात करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए मार्केटिंग जो है वाइडर टर्म है, सेलिंग जो है नैरो टर्म है। मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो प्रोडक्शन से पहले चालू हो जाता है और सेल करने के बाद भी चलता है, इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। आपने कहा सर प्रोडक्शन से पहले कैसे चालू हो जाएगा? प्रोडक्शन से पहले ऐसे चालू होगा कि आप जो है पहले रिसर्च करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बनाना क्या है, और मार्केट में सर्वे करते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केटिंग, जो है प्रोडक्शन से पहले चलती है, जबकि सेलिंग जो है वो प्रोडक्शन के तो बाद चालू होगा और सेल के बाद ही रुक जाएगा। तो ये वाइडर टर्म है और ये नैरो टर्म है। इसके अलावा हम मार्केटिंग में बात करते हैं 4 P's की, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग है। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज प्रोवाइडिंग ए यूनिक नेम और ए सिंबल टू द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी नहीं व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज प्रोवाइडिंग ए यूनिक नेम और ए सिंबल टू द प्रोडक्ट so that it can be differentiated from the product of competitors. That is what called branding. What is labeling? Putting the label on the product is what called labeling, जिस पे manufacturing date, expiry date, how to use it, सब कुछ लिखा होता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग appropriate packages for the product is what called packaging. आपने कहा सर पैकिंग भी होता है एक वर्ड? पैकिंग अलग है। पैकिंग कहता है रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग एंड कंप्रेसिंग द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लीफरेज, ब्रेकेज, लीकेज, दैट इज पैकिंग। मतलब उस कंटेनर के अंदर उस प्रोडक्ट को भरना, दैट इज पैकिंग। बट अगर उस जिसके अंदर भर रहे हैं उसको डिजाइन करना, उस कंटेनर को डिजाइन करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड पैकेजिंग। अब प्राइस आता है, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। प्राइसिंग डिसीजन में कंपनी डिसाइड करती है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, जिसमें हम कॉस्ट में कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचते हैं। एक आपका होता है स्कीमिंग द क्रीम, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा रेट चार्ज करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में लेटर स्टेजेस पे कम चार्ज करते हैं। स्कीमिंग द क्रीम का मतलब है दूध से मलाई उतार लेना। मतलब स्टार्टिंग में जब नया प्रोडक्ट आता है कुछ नई फीचर्स के साथ, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चार्ज करना, बाद में कम करना जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाए। एक होता है पेनिट्रेशन पॉलिसी, जिसमें स्टार्टिंग में बहुत कम चार्ज करते हैं और बाद में अपने रेट्स को बढ़ा देते हैं। तो कई सारे इसमें प्राइसिंग में स्ट्रेटेजीज हैं। प्लेस मिक्स में डिसाइड किया जाता है कि बीच में मीडिएटर्स कितने होंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स। जैसे कि जीरो चैनल होता है जिसके अंदर कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होता, अगर आपको याद होगा तो इसे जीरो चैनल बोलते हैं। डायरेक्ट उसको हम सिस्टम बोलेंगे। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट चैनल में बीच में एक मिडलमैन भी हो सकता है, लाइक जैसे पहले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर को गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है टू चैनल हो सकता है, जिसके अंदर पहले मैन्युफैक्चरर से जाएगा होलसेलर पे, होलसेलर से रिटेलर पे, रिटेलर से कंज्यूमर पे। 3 चैनल भी हो सकता है, पहले मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो ये हम प्लेस मिक्स में पढ़ते हैं। फिर प्रमोशन मिक्स है। प्रमोशन मिक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। आपको याद होगा वो प्रमोशन मिक्स का पार्ट है।
तो ये मैंने डिस्कस किया मार्केटिंग, काफ़ी अच्छा यूनिट माना जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आपने कहा सर ये दो वर्ड आपने बोले, जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर। अनफेयर का मतलब हो गया जैसे आपका एमआरपी से ज़्यादा बेचना, या फिर एडल्ट्रेशन मतलब उसके अंदर कुछ मिलावट वाला सामान बेचना, या फिर अपने प्रोडक्ट को नया करके बेचना जबकि वो पुराना है, या बोलना इसके साथ ये स्कीम है जो कि फ्री है, जबकि वो फ्री वाली जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपने उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर रखी है। तो वो सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने कोई गैस कनेक्शन लिया और एजेंसी आपसे कहती है कि भी आप गैस चूल्हा भी हमसे खरीदिए, ये जरूरी है, हम अदरवाइज आपको कनेक्शन नहीं देंगे, तो वो रेस्ट्रिक्टिव है क्योंकि आप इस तरह की बाउंडेशंस नहीं लगा सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें पहला प्रोडक्ट आप खरीदना आपकी मजबूरी है और दूसरा आपको जबरदस्ती दे रहे हैं, जबकि वो प्रोडक्ट जो दूसरा वाला है वो आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आपकी मर्जी। अभी मान लीजिए आपने व्हीकल खरीदा, कंपनी कह रही है भैया इंश्योरेंस हम ही से लेना पड़ेगा, भाई क्यों लेना पड़ेगा? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसको भी आप जो कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इंपोर्टेंस की बात करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं जो हमें कंपेल करते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। देन आपका राइट्स हैं, कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स हैं, अगर आपको पता होगा, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू सीक रेडरेसल है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। तो राइट टू सीक रेडरेसल, सीक मतलब टू अचीव और रेडरेसल मीन सॉल्यूशन, तो उसको पूरा राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अचीव करे। राइट टू बी हर्ड, उसको पूरा राइट है, देयर शुड बी वन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु विल लिसन हिज कंप्लेंट्स। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको पूरा राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, जो उसका प्राइस क्या है, हाउ टू यूज इट, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एवरीथिंग। और राइट टू एजुकेशन में उसको पूरा राइट है कि उसको एजुकेट किया जाए कि उसके राइट्स क्या हैं। तो जागो ग्राहक जागो, लाइक दैट। एंड बात करते हैं कि भी आपका मीनिंग ऑफ, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंज्यूमर की? भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कंज्यूमर। हम ये कहें कि भाई कंज्यूमर जो है भाई वो तो कंज्यूमर उसे बचाइए, अरे बचाइए तो सही, पर कुछ जिम्मेदारियां वो भी तो निभाए। जब वो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका बिल लीजिए, अगर आपने कैश पे खरीदा तो कैश मेमो लीजिए, कुछ प्रूफ तो आपके पास हो गया आपने प्रोडक्ट को खरीदा है, तो आपकी जिम्मेदारी है। फिर हरी में ना खरीदें, उसका क्वालिटी मार्क देख के खरीदें। जैसे मेटल खरीदना है तो आपको हॉल मार्क देखना है, आपको अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदना है तो एक मार्क देखना है। एफपीओ आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एफपीओ आपका आएगा। तो बहुत सारे, अच्छा जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए आईएसआई मार्क आएगा। तो आपको क्वालिटी मार्क देख के खरीदना है, हरी में नहीं खरीदना है, आपको बिल वगैरह लेना है। तो ये आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं, तो आपको जिम्मेदारी को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका है आपका कुछ रिलीफ्स। आपने कहा सर ये रिलीफ का मतलब क्या है, कि भी आपको क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो रिलीफ्स में आएगा आपका, जैसे आप अपना जो रिफंड आप ले सकते हैं, या प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकते हैं, या फिर रिप्लेस कराने के अलावा और भी क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को आप रुकवा सकते हैं। हैजार्डस प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उसको डिसकंटिन्यू करा सकते हैं। तो बहुत सारे रिलीफ्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कि अगर प्रोडक्ट में कमी है तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट, और अगर सर्विस में कमी है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर का मतलब है कि वो पर्सन जिसने प्रोडक्ट को खरीदा है फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब पैसे देकर खरीदा है, या प्रॉमिस टू पे, या उसने प्रॉमिस किया कि मैं पे कर दूंगा, या फिर ये वो पर्सन है जो कि कंज्यूमर की परमिशन से उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। मतलब जैसे आपने अपने पड़ोस से बोला कि भाई यार जरा मुझे अपनी प्रेस दे दीजिए, मुझे अपने कपड़ों को इस्त्री करनी है, बाद में आपको करंट लग गया, आप परमिशन लेके चले गए, तो आप भी कंज्यूमर माने जाएंगे। ठीक है। अगला है हमारा सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। इसमें दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि आपके जो यहाँ क्लेम होंगे अप टू 1 करोड़ तक के होंगे, इसमें अप टू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के होंगे, इसमें अबाउट 10 करोड़ होंगे। दूसरा, इसमें अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 45 डेज, जब जिस दिन ऑर्डर इशू हुआ है वो विद इन 45 डेज आप अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में, और यहाँ पे विद इन 30 डेज अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में, और यहाँ पर विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जाएंगे वो केवल ये वाले जाएंगे जो कि अबाउट 10 करोड़ होंगे। इसका मतलब ये जो है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से अगर कोई अपील जाएगी तो वो स्टेट कमीशन, और स्टेट कमीशन वाली नेशनल, और यहाँ से नेशनल तक जा सकती है, और ये वाली स्टेट वाली केवल नेशनल तक जा सकती है। पर जो नेशनल वाली है वो ही केवल अकेली सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाली अपील नहीं जा सकती। इसमें जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का पर्सन होना चाहिए, या तो डिस्ट्रिक्ट जज या उसके लेवल का होना चाहिए। इसमें आपका
हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें आपका चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो जो आईएससी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में आई थिंक ये नहीं रहा है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं बिजनेस में। आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल बताइए। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए आपने देखा होगा ओयो होटल्स, जो ओयो है उसमें हम क्या है कि उन लोगों ने एक नीड को आइडेंटिफाई किया कि उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम लेके आए वो जिसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के जो रूम्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं और कम रेट पे। तो ये सिस्टम है। तो अब ऐसे ही मान लीजिए आप ओला की बात करते हैं, उबर की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं। तो ये सारे जो नीड बेस्ड सिस्टम्स हैं जिसमें आपकी नीड को आइडेंटिफाई किया गया है और उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। लेंसकार्ट भी इसका एग्जाम्पल है, शादी.com, नौकरी.com। दीज आर सम क्रिएटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट द पीपल आर फेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फीचर्स हैं इनोवेशन, रिस्क टेकिंग। अब उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन है, उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज उसके अंदर होने चाहिए। देन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। देन कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो जैसे उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ही शुड बी वेरी स्मार्ट, ही शुड बी इंटेलिजेंट एंड तो ये सारी उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं। डिसीजन मेकिंग पावर्स उसके अंदर होनी चाहिए। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए हम बात करते हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप इज कंप्लीटली लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्योंकि स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं तो हम बिजनेस रन कर रहे हैं और हम एंटरप्रेन्योर हैं। तो बात करते हैं क्यों जरूरत है हमारे देश को। अगर हर कोई जॉब सीकर बन जाएगा, आज आप पढ़ रहे हैं तो हम पूछते हैं भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं, कि अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। अरे भाई जॉब की बात क्यों करते हैं, आप केवल स्टडी की बात कीजिए। स्टडी की बात अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। अब जब आप नॉलेज को एनहांस करेंगे तो आप फिर नॉलेज को यूज कीजिए प्रैक्टिकली। जरूरी नहीं कि आपको जॉब करके ही थ्रू आप अर्निंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो दैट नीड क्या है, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगी। हमारा कंट्री डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर हर कोई जॉब सीकर बन जाएगा तो जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा। तो थिंक अबाउट कि भी अगर धीरू भाई अंबानी ने किसी टाइम पे यही सोचा होता कि मैं जॉब ही करूंगा, तो वो जॉब प्रोवाइडर कभी नहीं बन पाते और आज इतने लाखों लोगों को वो जॉब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट दिस थिंग कि भी जब तक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं हुआ कि भी हम कुछ नया करें, हम कुछ इनोवेटिव करें, हम कुछ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो तब तक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारी कंट्री के लिए जो है केवल एक पहेली बनी रहेगी। हर कोई जॉब सीकर सोचता है, हर कोई सोचता है कि हमें जॉब करनी है। तो जॉब की तरफ ना जाकर हमें सोचना होगा कि हम कोई बिजनेस करें, चाहे छोटा हो, आप खुद के मालिक बनेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नीड। तो इससे जॉब, हम जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी, हम खुद के मालिक होंगे, कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं होगी, मर्जी की मेहनत करेंगे, सुबह जगेंगे, रात तक देर तक जगेंगे, मेहनत करेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो नीड है इसकी। फिर प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे कोई आइडिया, कोई नीड, कोई प्रॉब्लम। फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, हम देखेंगे कि उसके वेदर द आइडिया इज फिजिबल और नॉट। फिर हम प्लान को डेवलप करेंगे, हम रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, जैसे फंड्स हो गए, मनी हो गया, फाइनेंस की हम बात करते हैं, रिसोर्सेज को एक जगह गैदर करेंगे और फिर हम उसको मैनेज करेंगे। और लास्ट में हार्वेस्टिंग, जब वो बिजनेस डेवलप हो जाएगा तो वी विल टेक द बेनिफिट्स, विल टेक द फ्रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो मैंने आपसे ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे चैप्टर्स के डिस्कस किए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, मेक गुड कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।